नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनसंवाद पोर्टल और सीएम विंडो की शिकायतों की समीक्षा बैठक में नायब सरकार का एक्शन। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यकारी अभियंता निलंबित। भारत की पाकिस्तान पर युद्ध में जीत पर होगा जश्न, ये कहा अनिल विज ने। कहा अंबाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का कड़ा रुख। जरूरतमंद और छोटे दुकानदारों के बीच पहुंचे मिड्ढा। कहा जरूरतमंद व्यापारियों की दुकानों को अचानक हटाना गलत। कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालेगी, सांसद नवीन जिंदल ने यात्रा की अगुवाई की। कहा हम भारतीय सैनिकों की वजह से खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल ने जानकारी दी। गर्मी में खास ध्यान रखने की नसीहत भी दी। और अब खबर विस्तार से। जनसंवाद पोर्टल और सीएम विंडो की शिकायतों की समीक्षा बैठक में नायब सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जहां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यकारी अभियंता निलंबित किया गया है और करनाल के टिकरी गांव में परिवार पहचान पत्र में फर्जी नाम जोड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में लंबित जो दूसरी किश्तों पर सख्त रवैया अपनाया जाएगा और योजना के लाभार्थियों को जल्द भुगतान के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को एक हफ्ते के भीतर सीआरआईडी संबंधित सभी लंबित प्रकरणों के मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। शाहबाद में एक कॉलोनी में गलत तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर मुख्य सचिव कार्यालय की विजिलेंस शाखा को जांच कराने की अनुशंसा भी की गई। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि भारत की पाकिस्तान पर युद्ध में जीत का जश्न अंबाला छावनी में पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया जाएगा। ये यात्रा 18 मई को सुबह 10 बजे अंबाला छावनी के राजकीय कॉलेज से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए सभी को निमंत्रण पत्र भी बांटे जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने जींद की दीवान खाना मार्केट में हुड्डा विभाग के द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कड़ा रुख अपनाया है। डॉक्टर मिड्ढा जरूरतमंद और छोटे दुकानदारों के बीच पहुंचे और उन्होंने हुड्डा अधिकारियों की मौजूदगी में ये स्पष्ट कहा कि जब दुकानदार कार्रवाई के दौरान अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे और बिना नोटिस की शिकायत कर रहे थे, तब अधिकारियों की कार्रवाई रोक देनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि इस कार्रवाई से दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसकी भरपाई वो खुद करेंगे। दुकानदारों के बीच में नहीं आया, मैं आज गरीबों के बीच में खुद की आत्मा इस बात का महसूस कर रही है कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी हैं। और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालकर किस तरह सारा दिन धूप में छाँव में बारिश में खड़ा रहता है। मतलब एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं इन जितने 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को लेकर कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद नवीन जिंदल ने यह कहा कि आज हम भारतीय सैनिकों की वजह से खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। हजारों लोग तिरंगे के साथ कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं और लोगों में जोश भी दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और सभी लोगों के मन में एक ही बात है कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता है। और हमारे सभी लोग, सारी भारत की जनता आज सलाम करती है भारतीय सेना को, जिनके जांबाज सेनानियों ने पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है और जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था, उनके आतंकियों को
मिटाने का काम भारतीय सेना ने किया है, इसलिए भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं। और आज ये आप रैली देख रहे हैं कि लोग बहुत भावुक हैं, लोगों में एक बहुत उत्साह है और लोग सभी मिलकर के धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय सेना का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब मौसम की बात करते हैं तो मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल ने खास जानकारी साझी की है। इन दिनों हरियाणा के कई जिलों जैसे कि फरीदाबाद, फतेहाबाद में पारा जो है वो 44 डिग्री के पार चला गया है और हरियाणा के नॉर्थ पार्ट में थोड़ी राहत जरूर रहेगी। लोगों को नसीहत देते हुए ये कहा कि इस वक्त पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग पानी पीने का खास ख्याल रखें। ज्यादा गर्मी होने पर हीट स्ट्रोक हो सकती है। बिजली कड़कने के समय सुरक्षित जगह रहें, लोग अलर्ट रहें और अलर्ट को ध्यान में रखें जो मौसम विभाग की ओर से समय समय पर जारी किया जाता है। उतार चढ़ाव देखिए आगे ही बना रहेगा। इस तरह से बीच बीच में बारिशें और थंडरस्टॉर्म और जैसे अंधेरी चलती है उस तरह की एक्टिविटी जो है आगे भी बनी रहेंगी बीच बीच में, लेकिन लगातार नहीं रहेंगी। और जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर जो है बीच बीच में बढ़ेंगे और मई 3rd और 4th वीक में ये भी चांसेस है कि हीट वेव भी कुछ दिनों में आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना नहीं है। मानसून की कब तक प्रेडिक्शन है? मानसून अच्छी स्थिति में है अभी और अगर ये स्थिति कायम रहती है तो समय से मानसून आ सकता है और साथ साथ में प्री मानसून एक्टिविटी है वो भी समय पे आ सकती है जी, क्योंकि कई जगह किसानों की फसलें भी बाहर हैं, तो अगले आने वाले दिनों में बारिश की स्थिति रहेगी किसान? बारिश की स्थिति बीच बीच में जैसे मैंने कहा कि है 18 के बाद कुछ रेनफॉल एक्टिविटी बारिश बढ़ेगी तो उसका फायदा जरूर लेना चाहिए, खासकर सोइंग में। और उसके बाद भी जब बारिश आती है, जैसे मानसून समय से आता है, तो उसका भी फायदा हमें जरूर लेना चाहिए। लोगों के लिए क्या राय है? पारा भी बढ़ रहा है। लोगों के लिए ये है कि इन दिनों पे ज़्यादा विंड्स वगैरह हवाएं ज़्यादा चलती हैं। तो फरीदाबाद जिले के 22 कराटे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। जी हां, ये खिलाड़ी नेपाल की राजधानी काठमांडू में 24 और 25 मई को दशरथ स्टेडियम में 11वीं धन बहादुर मेमोरियल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं नेशनल में सिलेक्ट हुआ हूँ ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने कंट्री का, अपने घर वालों का, अपने कोच का, सबका नाम रोशन करूँ और वहाँ जाके गोल्ड मेडल ही लेके वापस। कितने समय से जो है कराटे सीख रहे हैं आप? मुझे कराटे सीखते कम से कम 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल हो गए। तो इससे पहले कोई प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? हाँ, इससे पहले मैंने इंटरनेशनल भी खेला हुआ। जैसे सर ने बताया था, हम लास्ट ईयर भी नेपाल गए थे लुम्बिनी में, वहाँ भी मेरा मेडल था। और मैंने 2 बार यूनिवर्सिटी गेम्स भी खेल चुका हूँ, जिसमें मेरा भी लास्ट बार काता में गोल्ड मेडल भी था। मेरा नाम मुकेश यादव है, लॉयंस की मार्शल आर्ट अकेडमी का संचालक और मुख्य कोच हूँ। अभी हमारे बच्चे हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप खेले थे, जिसके बिहार पे बच्चों का इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ है। और नेपाल काठमांडू में 24 और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि हमारे फरीदाबाद से 22 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं और वो वहां पर जाएंगे और खेलेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है वहां से ये बच्चे जीत कर आएंगे और हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। ये बच्चे यहाँ से 22 तारीख को सुबह निकलेंगे। इनके 22 तारीख को सुबह ट्रेन है, 23 तारीख को इन लोगों का रिपोर्टिंग है काठमांडू में और 24 और 25 को इनकी प्रतियोगिता है। उसके बाद 26 तारीख को ये लौटेंगे वहाँ से। सूर्य कराटे अकेडमी फरीदाबाद के नाम से अकेडमी है। फरीदाबाद कराटे एसोसिएशन के तहत हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। उससे हमारे 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सूर्य कराटे अकेडमी से। अभी इंटरनेशनल में देखो क्या होता है। तो कितने समय से जो है बच्चों की तैयारियां करवा रहे हैं? तैयारी तो सर इनकी चल रही है 1-2 साल से। पिछले साल भी हमारे बच्चे गए थे, नेपाल ही में ही था लुम्बिनी में। इस बार काठमांडू है। पिछली बार भी हमारे कई बच्चे खेल के आए थे, उसमें से काफ़ी बच्चे गोल्ड निकाल के लेके आए थे। इस बार अभी जो हमारे बच्चे गाजियाबाद खेले थे उसमें इनका नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है। नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट और मेडिकल कॉलेज की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नूंह जिले में कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में गिरावट और शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ की दुर्दशा को लेकर ज्ञापन सौंपा है। विधायक आफ्ताब अहमद ने यह कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी गई है कि 22 जिलों में सबसे कम फीसदी नूंह जिला 12वीं कक्षा के रिजल्ट में रहा है। फरवरी में यहाँ के चारों विधायकों ने धरना दिया था और ये बहुत ज़रूरी इलाके की मांग है। हज़ारों करोड़ का कांग्रेस की सोनिया जी हुड्डा जी ने एक तोहफा दिया था हमारे इलाके को
और उसमें मरीज़ आज सिर्फ रेफ़र होए और उनको धक्के दिए जाएं और कोई सुविधा ना मिले, तो इस बात के लिए हमने विधानसभा में कहा था और कल भी कहा। उसका असर ये हुआ कि 2 तारीख को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन आए हैं, यहाँ दौरा करके गए हैं और हमें तो खबर दी नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत दिन से मांग कर रहे थे, हमारे सामने होता तो और बेहतर रहता। लेकिन हम ये समझते हैं, कल मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, हम डॉक्टर्स भी देंगे, सुविधा भी देंगे और बजट में भी जो भी कुछ कमियां हैं उसको भी करेंगे। दवाइयां, इक्विपमेंट और जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा उसके लिए उन्होंने वादा किया है। तो सिरसा के नागरिक अस्पताल पर करोड़ों रुपए का बकाया जो है वो पेंडिंग है, जिसको लेकर अब सिरसा के नागरिक अस्पताल में एक नया संकट खड़ा हो चुका है। सिरसा जिला में मेडिकल सप्लाई के लिए विभाग से अनुबंधित फर्मों के बकाया बिलों का भुगतान न होने के चलते आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों पर भी प्रभाव पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। दरअसल जिला नागरिक अस्पताल सहित सिविल सर्जन स्टोर की दवाओं को आपूर्ति करने के लिए प्राइवेट फर्मों के अनुबंध किया हुआ है और इन फर्मों का विभाग की ओर से लंबे समय से 2-2.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो लंबित चली आ रही है। इसमें जैसे हमारे टेंडर के माध्यम से काफ़ी फर्में लगातार हमें मरीजों की जो दवाइयाँ हैं या लैब के रिएजेंट हैं उनकी सप्लाई करती रहती हैं। उनका वार्षिक आधार पर टेंडर भी होता है और हमारे पास जो एक प्रक्रिया है उसके अंदर हर 3 महीने बाद मुख्यालय से हमें बजट मिलता है और उस बजट को मिलने में इस बार कुछ देरी हुई है, जिस कारण उनका भुगतान लंबित चल रहा है। तो जब जैसे हमें उनसे पैसे प्राप्त होंगे सरकार से, हम उनका भुगतान करवा देंगे। तो इस मामले को लेकर क्या उच्च अधिकारियों को बताया गया? हाँ, उनको हम लगातार बता रहे हैं कि इस तरह से हमारी पेंडेंसी लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच में अलग अलग फर्मों की है। तो उसमें से कुछ पैसे हमने लोन भी लिया है, दूसरी स्कीमों से लोन लेके कुछ उनको राहत भी दी है और इसी के बीच मुख्यालय को भी हम लगातार डिमांड भेजते रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है इस बार कि 1 सप्ताह के अंदर हमें पैसा मिलेगा और हम सभी तरह का भुगतान कर देंगे। सफाई कर्मचारियों ने गुरुग्राम से हटाए गए कर्मियों को वापस करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर रोष जताया। उसी के चलते उन्होंने दादरी नगर परिषद कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू करते हुए धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कही है। आज 16 तारीख को हमने भूख हड़ताल की गई है और 20 तारीख को अनिश्चित हड़ताल की जाएगी, जिसकी स्वयं जिम्मेवार सरकार की होगी। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उसकी स्वयं जिम्मेवार सरकार की होगी। जो शहर भर में कूड़ा जमा होगा तो उसकी स्वयं जिम्मेवार सरकार की होगी। आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी मांग यह है कि ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और सभी कर्मचारियों का जो एरियल है उसको दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उसकी आगामी रणनीति यह होगी कि हम सभी कर्मचारी आर पार की हड़ताल करेंगे, उसकी स्वयं जिम्मेवार सरकार होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।